हाय एवरीवन, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वेल, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अब ये वीडियो खास क्यों है? क्योंकि हमारे साथ आज की इस वीडियो में है मेरे बहुत खास और मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड मिस्टर अनिल शर्मा। और ये बेसिकली अभी एट प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो जेकेपी में एज अ सब इंस्पेक्टर वो कर रहे हैं। और मेरे एक्चुअली बहुत इंसिस्ट करने के बाद फाइनली ये हमारे साथ जुड़े हैं। और आज ये इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे वो सारी की सारी स्ट्रेटेजीज, वो सारे के सारे टिप्स जो इन्होंने यूज किए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, अपने जेकेपीएसआई की जो प्रिपरेशन ये कर रहे थे उसके दौरान जो इन्होंने स्ट्रेटेजीज अपनाई है, और वो आज आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं ताकि जितने भी कैंडिडेट जो हमें वॉच आउट कर रहे हैं जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल पे, वो सभी इनकी स्ट्रेटेजीज को सुने और फाइनली कहां कहां पर बच्चे लैग कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। अनिल जी की बात सुन के वो उन चीजों पे काम करना शुरू करें ताकि वो फाइनल लिस्ट में उनका नाम आ सके। ऑलराइट, तो अब मैं मूव ऑन करूंगा मेरे फ्रेंड अनिल की तरफ और उनसे बोलूंगा कि आप स्टार्ट करिए और शेयर करिए अपनी स्ट्रेटेजी बच्चों के साथ। सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। सतीश भाई जो है मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं और काफ़ी इंसिस्ट किया इन्होंने मुझे कि इसके रिगार्डिंग कुछ वीडियोस बनाए जाएं। हमारा फाइनली जो एम है वो इसीलिए है फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर सोसाइटी। तो पहले मैं सोच रहा था कि शायद ये अप्रोप्रिएट होगा मेरे लिए या नहीं होगा, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो मे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है, जो वीडियो रहेगी टोटली एंड टोटली एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी। तो स्ट्रेटजी अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके रिगार्डिंग। देखिए, स्ट्रेटजी जो है वो मुझे लगता है नियरली सेम ही रहेगी, चाहे हमारा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो या जो हमारा स्टेट पीएससी आता है, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसके रिगार्डिंग मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा। सबसे पहले जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो मैंने मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये देखा है, वो जकदम जो है वो मतलब स्टडी करना शुरू कर दे। जो भी एग्जाम उन्होंने स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल अपना हमारा सब इंस्पेक्टर का हो या कोई भी स्टेट के रिगार्डिंग पीएससी का हो या एसएसबी का हो। लेकिन जो फर्स्ट वीक पॉइंट जहाँ आता है वो ये है कि हम लोग 70 या 60% बच्चे जो हैं वो एनालिसिस नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर माने हमारा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम, बात लेके चलते हैं कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस केएस के एग्जाम है। अगर हमें उस प्रिपरेशन करनी है तो प्रीलिम्स और मेंस जो एग्जाम है दोनों की प्रिपरेशन अलग पॉइंट से आती है। तो हमारा जो इसमें सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड था। इसकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल अलग होती है। ऑब्जेक्टिव की अप्रोच और राइटिंग जो मेंस का एग्जाम होता है दोनों की अप्रोच अलग अलग होती है, अलग होती है। ऑब्जेक्टिव बेसिस पे जो एग्जाम होता है उसकी अप्रोच हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं उस पर रहती है ज्यादा। तो पहले मैं कहूँगा कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो अगर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम उन्होंने देना है, जो भी एसएसबी का देना है, पहले वो एनालिसिस करें। अगर सब इंस्पेक्टर का देना है तो जो हमारे वाला एग्जाम हुआ था वो, या और भी कोई उन्हें जो पुराना एग्जाम अगर मिले तो उसकी वो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स जो है उनकी एनालिसिस करें। माने अगर उसमें आता है फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक, सिलेबस में तो वास्टली लिखा होता है ना, उसमें लिखा होगा फंडामेंटल राइट्स। तो डिपेंड करता है फंडामेंटल राइट हम किस हिसाब से पढ़े। आर्टिकल 12 से लेके आगे जो है वो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आर्टिकल 12 जो है वो टोटली हमें इसके प्रीलिम्स के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए उसकी, स्टेट क्या होती है, मतलब उस हिसाब से राइट टू प्राइवेसी जो मेन उसके 2-4 लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उस हिसाब से। अगर हमें मेंस लिखना है उसका तरीका अलग होगा। तो फैक्चुअल नॉलेज होना वो इसमें इंपॉर्टेंट है। ये पहला वीक पॉइंट रहता है। अभी मैं पिछले दिनों बैठा था कहीं, तो वहाँ ऐसे किसी एग्जाम सेंटर में, कोचिंग सेंटर में, तो वहाँ बच्चे जो इसी की प्रिपरेशन कर रहे थे जेकेएसएसबी की,
तो उन्होंने काफी मतलब कॉम्प्लेक्स नोट्स वगैरह बनाए थे, माने अगर फंडामेंटल राइट्स के तो 10 पेजेस के उन्होंने बना लिए, वो इतनी नेसेसिटी नहीं होती, वो होता है वेस्टेज ऑफ टाइम। तो एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टाइम एट एप्रोप्रिएट टाइम, ये फर्स्ट फंडा होता है। दूसरा है इसकी एनालिसिस करने के बाद आप जो है अपना एक्शन प्लान बनाए कि मुझे मेरे क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, मुझे किस हिसाब से चलना है। फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन जो है वो थर्ड स्टेज पे होनी चाहिए। पहले आप अपना प्लान बना लें कि भैया अगर 5 महीने पेंडिंग है तो मुझे किस किस हिसाब से चलना है। मेरी अगर पॉलिटी है, मुझे फंडामेंटल राइट स्ट्रांग है, सेंटर स्टेट रिलेशन स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से चलना है, क्या वीक पॉइंट है। और हमें किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, हमारा ऑब्जेक्टिव है एग्जाम को क्वालिफाई करना और उसी के डोमेन में रह के हमने क्लियर करना है। तो ये सब्जेक्ट और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन। फंडा ये रखें, जैसे मेरा जो स्ट्रेटजी थी कि वीकली बेसिस पे संडे जो होता है, संडे को आप मानिए कि मेरा रिवीजन का हिसाब है, मैंने संडे को जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। संडे को आप रिवीजन करें, उसके बाद आप मंथली उसको एनालिसिस कर रहे हैं। और फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो जैसे आपका एग्जाम आने वाला उसके महीने एक पहले उसकी प्रिपरेशन करना, नेक्स्ट नया पढ़ना बंद कर दें, उसी को रिवाइज करें। और कोशिश करें कि आप मिनिमम से मिनिमम मुझे लगता है 4-5 रिवीजन जो है होगी होनी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें। मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मोस्ट इंटेलिजेंट है। तो उसका उसने आईएएस का दिया, वो प्रीलिम्स हो गया उसका, लेकिन मेंस में वो रह गया। तो उसका अगर जब हम लोग बात करते हैं, वो ये कहता है कि यार मेरा जो वीक पॉइंट रहा वो यही रहा कि मैंने अपने रिसोर्सेज को कंक्लूड नहीं किया, उनको लिमिट नहीं किया। उसने बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, वास्ट रिसोर्सेज रखे थे। और बुक्स बुक्स एक बड़ा इसमें जो है वो नेक्सस वगैरह चलता रहता है कि बुक्स जो हम बच्चे, मैं देखता हूँ मार्केट में जाते हैं, जीवल वगैरह, हम कोई बुक उठा के ले आते हैं। एक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े, अगर आपने पॉलिटी करनी तो लक्ष्मीकांत करें, स्टैंडर्ड बुक से पढ़े, स्टैंडर्ड ऑथर्स जो है उनकी बुक्स पढ़े, वो वैलिड भी होगी, एनसीईआरटी से करें। और अपने रिसोर्सेस नोट्स जो है उनको कंफाइंड कर लें। अगर 15 दिन पेंडिंग है हमारे एग्जाम के, तो हमें इतना होना चाहिए 15 दिन में हम पूरा सिलेबस कवर अप कर सकें। ऐसे नहीं है कि ज्योग्राफी पढ़ी तो दो उसके नोटबुक बना दी काफी मोटी मोटी, तो फाइनल पेपरों के टाइम वो पढ़े ही ना जाए, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा उसमें। तो अपने रिसोर्सेज को जो है वो काफी लिमिटेड रखें। मिनिमम रिसोर्स, मैक्सिमम रिवीजन, यही मुझे लगता है कि इसका मंत्र होता है जी। तो देखिए, और हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट इसमें, डाइट। अपना फिजिकल फिट अगर हम रहेंगे तो वही सबसे फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हमारी हेल्थ ही नहीं फिट रहेगी, फिजिकल फिटनेस जो है फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें। आप मेडिटेशन करें, हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखना वो है सबसे जरूरी है। वाटर इनटेक जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए है। अपने टारगेट जो है वो डेली उसको डिफाइन करें। और हमेशा रात को सोते समय उसको देखें कि भैया जो मैंने टारगेट सेट किया था वो मैं कितना उसको अचीव कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया हूँ, है ना। तो और एक चीज और है, एक ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो काफी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो देखते हैं कि हमें सिलेबस 100% कवर करना है। मेरे हिसाब से 100% सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं होती। किसी भी एग्जाम में अगर आप 70% मार्क्स जो है ना ले जाते हैं, तो शायद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा कि आप उस एग्जाम में जो है सिलेक्ट ना हो पाए। हमारा टारगेट होना चाहिए मिनिमम रिसोर्सेस, मैक्सिमम रिवीजन। और कुछ चीजें ये भी देखनी है कि भैया सिलेबस में कुछ चीजें छोड़नी, जो जो नहीं आपको पल्ले पड़ रहा है उसको छोड़ दो। जो मैक्सिमम आपको आ रहा है उसको गेन करो, छोड़ दो उनको। बड़ा स्ट्रेटजी, स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। हमें ऐसे नहीं पूरा दिन बैठे रहना है किताबी कीड़ा बन के, स्मार्ट स्टडी करनी है उसकी। मैं दो बातें और ऐड करूंगा। जी जी। पहली चीज, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ये ध्यान जरूर रखना है कि हम कंपैरिजन बेस्ड एग्जाम पे हैं। हमारा जो एग्जाम हो रहा है वो ये डिफाइन नहीं करता कि हम भैया 100 में से 80 नंबर ले लेंगे या 90 नंबर लेंगे तो हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। डिपेंड करता है, कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर हम मॉक टेस्ट, फाइनल में मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट में क्या होगा, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर पाएंगे जो आपके कंपटीटर होंगे। फाइनली वही बंदे आपके साथ फाइनल एग्जाम में बैठने हैं।
कंपैरिजन, आपको अपने कंपटीटर्स के साथ कंपैरिजन कर, उनकी स्ट्रेटजी को कॉपी नहीं करना है, कंपेयर करना है कि भैया मेरे कहाँ फॉल्ट है, ठीक है, उनसे लर्न करना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, कहते हैं नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर, बी पॉजिटिव, लेकिन मैं कहता हूँ नेगेटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अगर आप द वेरी फर्स्ट डे जब आप स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, एक नेगेटिव थॉट जो है वो जरूर बंदे के माइंड में आता है कि भैया 100 पोस्ट है, उसके लिए 1 लाख बंदे ने अप्लाई किया है, क्या मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं। एक बंदा है, उसके पीछे 1 लाख पोस्ट है। तो ये नेगेटिव थॉट जरूर है, लेकिन ये राइट थॉट है। हर बार हम पॉजिटिव रहें वो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव थॉट है आल्दो, बट ये राइट थॉट है, ये सोच बहुत बढ़िया है, ये होना भी चाहिए। और कुछ मिस्टेक मैं बताऊंगा जो हमने कितनी भी प्रिपरेशन कर ली, लेकिन फाइनली जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में होते हैं ना, जब आप उस हॉल में होते हैं जहां आपने माने प्रिपेयर किया, 1 साल दिन रात आपने एक किया, लेकिन वो दिन, वो 2 घंटे वो डिटरमाइन करते हैं कि आप किस जगह, मतलब किधर जाएंगे आप लोग। वो 2 घंटे उनमें मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो हमारा मेरिट जो है, हमारी सिलेक्शन जो है डिटरमाइन करेंगे। आमतौर पर मैंने देखा है हम लोग क्या कहते हैं कि यार मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, मेरा ये टॉपिक रह गया, वो टॉपिक रह गया, लेकिन जो एक फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल चीज है ना, हम लोग साइकोलॉजी नहीं समझते। साइकोलॉजिकल चीज ये है कि जितना मर्जी आप एग्जैक्ट होंगे, मेरे खुद के 10 से 12 एग्जाम मेरे 120 में से 94 मार्क्स आए थे रिटर्न में, बट उसमें से 10 से 12 सवाल ऐसे थे जो मुझे आते थे, लेकिन जब हम उसमें सर्कल करते ना, इन सर्कल गोला जिसको कहते हैं, सो उस वो करते टाइम मैंने किसी पे ए करना था, किसी पे बी कर दिया, तो मैंने 94 प्लस 10 आप ऐड करें, 120 में से 104 नंबर था अगर मैं 100% अपना आउटपुट देता। वो 10 सवाल मुझे आते थे, तो 10 तो बड़ी दूर की बात है, 1 नंबर यहाँ आपका मेरिट डिटरमाइन करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना आपने स्टडी किया हो, एग्जामिनेशन सेंटर में आपका माइंड सेट, आपको नर्वस नहीं होना, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहना है। एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका माइंड सेट कि भैया मुझे जितना आता है मैं वो करूं, ये नहीं है कि ये नहीं आता वो क्यों नहीं करूं, जो आता है वो 100% करूं, जो नहीं आता है वो छोड़ दे, ठीक है। और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। मेरा एक दोस्त है, जब हमारा एग्जाम हुआ इसी में, तो मुझे उससे टाइम मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा बढ़िया उसमें आया। माने कई बार हमारा मैथमेटिक्स सेक्शन होता है, रीजनिंग होती है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस होती है। उसमें अभी कोई बंदा मैथमेटिक्स में वीक है, उसको स्टार्टिंग के मानो क्वेश्चन पेपर जो शफलिंग शफलिंग होता है ना, ABCD सेट, अब माने किसी को स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स के आ गए, अब अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसको मैथमेटिक्स के सवाल नहीं आएंगे स्टार्टिंग में, मतलब आएंगे या मे बी टाइम जो है मैनेज उसका मुश्किल हो जाएगा जो एक सवाल। तो उसको पहले वो देखे कि भैया अगर मैथमेटिक्स की मैं इनको ड्रॉप कर दूं, मैं पहले जो मुझे जिसमें मैं तेज हूं मैं वो करूं पहले। और एक और स्ट्रेटेजी बड़ी फंडामेंटल मैं आपको बताता हूँ ये। देखिए कोई भी, मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल ऑल्दो एक्सपीरियंस कोई वो नहीं है, मेरा ये मानना है कोई भी एग्जाम सेट होता है ना, उस एग्जाम सेट होने के 4 फंडामेंटल तरीके हैं। कोई एग्जाम अगर आप एग्जामिनर हैं जो एग्जाम सेट करेंगे, पेपर क्वेश्चन को सेट करेंगे, तो आप 4 हिस्से से वो पेपर डिफाइन करेंगे। नंबर 2, आप 100 में से लगभग लगभग 50 सवाल वो डालेंगे, या 40-50 सवाल वो डालेंगे जो नियरली एक एवरेज स्टूडेंट भी कर ले, जो नियरली एवरेज स्टूडेंट भी कर ले, ठीक है। उससे ये डिफाइन होता है कि भैया हमने जो क्वेश्चन पेपर डाला है वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द सिलेबस है, पहला सवाल। उसके बाद 20 सवाल हम एग्जामिनर जो होता है वो ऐसे डालता है जो वो बच्चा कर पाता है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, थोड़ा बहुत या आप लगा लो एवरेज लेवल का पढ़ा हो, तो माने कितने हो गए, 70 हो गए। तो उसके बाद 15 सवाल आप मान लीजिए ऐसे होते हैं जो मेरिट डिटरमाइनिंग होते हैं, जिनसे बेसिकली मेरिट बनता है। हम देखते हैं ना, कोई भी एग्जाम होता है, अगर 100 मार्क्स का है तो 60, 65, 70 इसमें बड़ा हैवी बच्चे होते हैं जिनका, वो क्या होता है, वो फंडा होता है। ये बेसिकली एग्जाम सेट करने की एक टेक्निक होती है, वो क्वेश्चन ही वैसे डाले जाते हैं कि मेरिट इतना बने, वो साइकोलॉजिकल फंडा है वहां। 70 मार्क्स हो गए, वो जो 15 सवाल होंगे ना वो मेरिट डिटरमाइनिंग होंगे, 85 मार्क्स। उसके बाद फाइनली
10 सवाल ऐसे डाले जाएंगे नियरली, और अगर 100 मार्क्स का पेपर है, जो 1000 में से एक बच्चा कर पाए। क्यों भैया, उनको भी तो बताना है ना जो एग्जाम सेट करने वाला है। अगर 100 में से 100 बच्चा ले जाता है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जिसने एग्जाम पेपर डाला वो बेकार, उसको मतलब नहीं आता, उससे ज्यादा तो बच्चे पूरे कर गए। उन्होंने अपना जो मेरिट है वो डिटरमाइन करना है, वो उसी तरीके से मैनिपुलेशन होती है। इट इज बेसिकली मैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन, कि फाइनल मेरिट आपका कितना रहे उसी हिसाब से वो है क्वेश्चन पेपर का लेवल रहता है। तो इस चीज को बड़ा अंडरस्टैंड, एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने समय 2-3 बातें हैं। एक तो अपना माइंडसेट जो है बिल्कुल क्लियर रखना है। नंबर 2 ये देखना है कि मैंने जो इनपुट पढ़ा है वो मैं अपना आउटपुट दे सकूं 100%। जो मैंने आपको बताया 10-15 किसी सिली मिस्टेक की वजह से सवाल रह थे वो ना रह पाए। नंबर 2, नंबर तीसरा फंडा है ये भी पहचानना है टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कि भैया ये 10 से 15 सवाल जो है ये इसलिए डाले गए सो दैट कि मैं कंफ्यूज हो जाऊं। और माइट भी वो जो मैं ऑप्शन निकालूं वो अगर दो मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं तो दोनों उसमें हो, वो कंफ्यूज करने के लिए सवाल होते हैं, टाइम वेस्ट करवाने के लिए। तो ये 3-4 बातें जो है ध्यान में रखनी है। स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट करना है, अगर मैं कंक्लूड करूं तो स्टार्टिंग कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है, स्टार्ट करना है पहले कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसको हमें एनालाइज करना है, उस एग्जाम का प्रीवियस ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक्शन प्लान बनाना है अपना कि कितना मंथली कितना होगा 15 दिन में। फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और स्टार्टिंग पे बाद अपनी वीकली और मंथली रिपोर्ट भी चेक करनी है, खुद ही चेक करनी है कि कितना हो रहा है। फिर जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है विद इन मतलब 1-1.5 महीना पहले ही एग्जाम के, आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करो। जो टेस्ट ज्वाइन करो उनको फेंक नहीं देना है, पास रखना है, सो दैट वो आपकी हेल्प करें। अपने लिमिटेड को बड़ा, रिसोर्स को बड़ा लिमिटेड रखना है, लेकिन उनको वाइडली यूज करना है। कम साधन रखने हैं लेकिन उनको बार बार पढ़ना है। ये फंडा हो गया। फिर आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, वहां मैंने आपको 4-5 बातें बताई, वो ध्यान रखना है। लेकिन इस पूरे सीरीज में ये ध्यान रखना है कि भैया हमारा जो मशीन है माने हमारी बॉडी है, इस पे भी इसको भी फिट रखना है। बॉडी खाना पीना वो जबरदस्त है, फिर फिजिकल एक्सरसाइज वो नहीं जानी चाहिए। मेडिटेशन करना है इसमें, मेरा पर्सनल जो मेरा रहा, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी धर्म को हम मानते हैं, प्रार्थना वगैरह जो भी सो कॉल्ड है, ये पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, इससे काफी अच्छा रहता है। अब हम आपके साथ मैं सोच तो रहा हूँ कि ये चूंकि हम भी काफी बैकवर्ड एरिया से आते हैं, तो मेरा ये प्लान था कि चलो यूट्यूब जो है वो एक अच्छा रिसोर्स रहता है। जैसे हम काफी बैकवर्ड एरिया से आते हैं, तो हमारे वहाँ वाला जो हमारा एरिया है, तो वहाँ कोचिंग सेंटर बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये कुछ सोच रहा था, अपने अपने सीनियर ऑफिसर से भी कंसल्ट करेंगे कि कोई इसमें गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस हैं, किसी का हम वायलेशन तो नहीं करेंगे। उनके सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए अपने सीनियर ऑफिसर से मैं कंसल्ट करके कोशिश करूंगा कि अपनी सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए कुछ कर सकें, है ना। अगर, लेकिन इसके बारे में मुझे पहले कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या श्योर, थैंक यू सो मच। ये थे अनिल जी, मेरे फ्रेंड, और बहुत अच्छा लगा सर पहले तो आपका कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। और खैर मुझे तो देते रहते हो टाइम, बट बच्चों के लिए टाइम निकाला और अपनी वो सतीश साइड सतीश प्रेजेंट की। सतीश आपने, मैं पहले डर रहा था, आपको पता है। क्यों? मुझे लगा कि माइट भी देयर में भी सम रूल्स, देखिए कुछ होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज, तो हाँ हाँ, मुझे लगा कि फिर, है ना, तो मैंने उस पर्सपेक्टिव में थोड़ा सोच रहा था। लेकिन चलिए, हमारा ऑब्जेक्टिव मोटिव यही है कि जो फॉर द ऑब्वियसली वेलफेयर ऑफ द हमारा सोसाइटी। मोटिव है बेसिकली अवेयरनेस को इंक्रीज करना, कि हम जिस रास्ते से गुजरे हैं तो थोड़ा लाइटनिंग कर सके उन बच्चों के लिए जो कर रहे हैं। और तो कुछ है नहीं इस पे। मेरे को भी मेरे को कल कल मेरे को एक कॉल कर रहा था लड़का, काफी 2-3 लड़के कभी इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट की, सर थोड़ा होता ही है, हाँ हाँ तो कोई एक मीडियम मिल जाता है। तो चलिए, जो भी अप्रोप्रिएट होगा अपने ऑफिसर से कंसल्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो भी होगा बढ़िया बढ़िया होगा। होगा, बढ़िया होगा, डोंट वरी। सो थैंक यू सो मच अनिल और जी। लास्ट में और मैं जरूर कहूंगा कि पता है कोविड चल रहा है, तो बी सेफ बी हैप्पी है, ओके। खुश रहें, आबाद रहें, चाहे जहां भी रहें, दिल्ली रहें कि चाहे गाजियाबाद रहें, जहां भी रहें। ठीक है, सो ओके ब्रो। बेसिकली मैं एक चीज आप लोगों को, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, हमको ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी चीजें अनिल ने आप लोगों के साथ शेयर की, बिलीव मी, ये 100% ऐसी हैं जो खुद, मतलब कोई किताब से पढ़कर या कुछ नहीं, खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। इसमें से 90% ऐसी चीजें इन्होंने कही जो मैंने खुद कई बार बच्चों के साथ शेयर की हैं।
मैंने हमेशा बच्चों को कहा है कि हमें किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है। हम क्यों यार एक एग्जाम को एक एक पास करने के लिए 3-3 साल लगा देते हैं जबकि सिलेबस सेम रहता है। क्या रीजन है? रीजन यही है कि हम जितना हो सकते हैं चीजों को घसीटते रहते हैं, उसका रायता बनाते रहते हैं, लास्ट में वो फैल जाता है। सिंपल सी बात है। तो अगेन ये चीज कहूंगा कि जितना हो सके रिसोर्सेज को अपने लिमिटेड रखो और विजन रिसोर्सेज पे को ज्यादा हमेशा रखो। कन्फाइंड रखें, हाँ हाँ ऑब्वियसली। रिसोर्सेज को कन्फाइंड रखें, रिसोर्सेज ज्यादा नहीं पढ़ना, कंबाइंड अगर और बार रिवीजन, बार नहीं बार पढ़ना। बार रिवीजन, हाँ रिवीजन। और अल्टीमेटली एक चीज और मैं बता दूं, जितनी बार आप रिवाइज करोगे इस चीज को, हर बार आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी। ये मेरी गारंटी, ये मैं पर्सनल चीज बता रहा हूँ। तो मतलब आप लिमिटेड चीजों के साथ जाइए आराम से, और आराम से पेपर पास होगा। बाकी हम लोग तो साथ हैं ही हैं, हमारी यहाँ हेल्प होगी, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट में यही है कि जो बच्चे जिन्होंने अभी तक जेकेएसएस ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, कर लीजिए आपको इंस्टॉल। और आप नीचे मेरा नंबर भी देख रहे हो, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो किसी चीज के रिगार्डिंग, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐप पे भी चैट का ऑप्शन है, आप वहां मैसेज कर सकते हैं। आपकी हर तरह से हेल्प की जाएगी। ओके, सो मैं भी अवेलेबल हूँ, अनिल भी अवेलेबल है ऑल द टाइम, बिकॉज इज अ वेरी नाइस पर्सन। और ऑलवेज ही इज स्टैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड पर्सनली हमारी दोनों की बात होती रहती है, और ये काफी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहता है। सो अगेन श्योर श्योर थैंक यू श्योर बोलूंगा कि श्योर इन्होंने टाइम दिया। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और श्योर। न्यूज के साथ आपके साथ। और थैंक यू सो मच। ओके अनिल, बाय। थैंक यू। ओके। ओके।